वेलकम टू एबी एग्जाम गुरुजी। आज हम लेकर आए हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित सुपर 30 क्वेश्चन। जो छात्र सीटेट और एसटेट की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन पूरे करें। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या सी संज्ञानात्मक संकार्य है, या डी पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निस्संदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? नंबर 1, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इस तो भाषा, किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इसके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र, या केवल सामान्य छात्र, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो आपको सही आंसर बताना है इसका। तो समावेशी कक्षा में जो छात्र शामिल होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्षा का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कक्षा संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। हम आपके लिए कड़ी मेहनत करते हुए आपको पूर्ण एक्सप्लेनेशन सहित क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और आपका सीटेट या एसटेट निकलवाने के लिए हम पूरी तरह से कार्यरत हैं। तो बस वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? आपको बताना है कि गणित संबंधी अक्षमता कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, नीरसता संबंधी दोष, बी, पठन दोष, सी, गणना दोष, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गणित संबंधी दोष है गणना दोष। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया। इस प्रकार से के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव, या अल्प समझ, नकद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो आपको बताना है कि समावेशीकरण करना है आपको, तो उसकी सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, क्षमता निर्माण का अभाव। ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों की भागीदारी का न होना। ऑप्शन नंबर सी, अलगाव, या ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। इस वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि आपका पूरा सब्जेक्ट बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का इसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? नंबर ए, व्यवहारात्मक, नंबर 2, दैहिक, नंबर 3, संज्ञानात्मक, या नंबर 4, संवेदी। संवेग का तत्व नहीं है। इनमें से 3 संवेग के तत्व हैं और चौथा संवेग का तत्व नहीं है। आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। इसका मतलब 3
ऊपर के तीन संवेग के तत्व हैं, व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक। संवेदी आपका संवेग का तत्व नहीं है। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं, पहला शारीरिक स्तर पर तथा दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज में परिवर्तन आ जाना और अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं, जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग, संवेदी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध या ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है। इन चारों ऑप्शनों में देख के आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में सही क्रम दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि आपका सही क्रम दिया हुआ है संज्ञानात्मक क्षेत्र का। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और तीसरा था मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी में ये आपके क्रम से लगे हुए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन नंबर बी जनतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला। आपको बताना है अच्छे शिक्षण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छाचारी। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता में शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम, अब्राहम मास्लो, हर्ज़बर्ग या स्किनर। तो आपको बताना है अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर ब्रूम के द्वारा। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं में संबंध में सतर्क रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर ब्रूम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। इनमें से शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका डी निगमन से आगमन की ओर एक शिक्षण सूत्र नहीं है। ये आपकी इसमें जो हर्बर्ट स्पेंसर तथा कॉमिनियस ने जो सूत्र बताए हैं शिक्षण के, वो है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और मनोविश्लेषण से संश्लेषण, मनोवैज्ञानिक क्रम के से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण। तो इन 11 शिक्षण सूत्रों में से निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है। टेट, सी टेट, एस टेट शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी और फ्री क्लासेस, फ्री प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल AB एग्जाम गुरुजी को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और अन्य जानकारी के लिए
और नोटिफिकेशन के लिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एवी एग्जाम गुरुजी को अभी ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। तो आपको बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्रथम पद कौन सा होता है इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाना। ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाना। A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। इसमें सबसे पहले योजना बनाना, पाठ योजना बनाना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, फिर पाठ योजना बनाना, ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है और इसी को सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। अवबोध स्तर के शिक्षण में इनमें से कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण। बौद्ध स्तर पर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अन्वेषण, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 आत्मीकरण तथा परिपाक, नंबर 4 वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है अन्वेषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? नंबर 1 दृष्टि संवेदना द्वारा, नंबर 2 स्पर्श संवेदना द्वारा या नंबर 3 ध्वनि संवेदना द्वारा या ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्षणा संवेदना द्वारा। एक पढ़ते हुए छात्र को उसका नाम लेकर बुलाया जाए तो वह अपनी संवेदना किस प्रकार प्रकट करेगा? तो वह अपनी संवेदना प्रकट करेगा ध्वनि संवेदना द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4 से 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 5 से 8 वर्ष। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संक्रियात्मक अवस्था की प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 वर्ष। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली है संवेगात्मक गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो आपकी चारों अवस्थाओं का वर्णन इसमें किया गया है जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन चारों अवस्थाओं से क्वेश्चन जरूर आता है एक पेपर में, इसलिए इन चारों अवस्थाओं को अच्छे से याद करके जाएं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलव, बिने या चॉम्स्की या मॉस्लो? तो भाषा विकास से संबंध है चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी। नोआम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 16। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन नंबर सी संकेत अधिगम या ऑप्शन नंबर डी स्थान अधिगम। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 17, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो गिरोह अवस्था कौन सी होती है इसमें से, और आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित अवस्था आपको बतानी है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 से 10 वर्ष गिरोह अवस्था होती है और विलंब विकास से संबंधित है सामाजिकरण। तो गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियावस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियावस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकता है। तो 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वो वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? नंबर ए अधिगम की इच्छा, नंबर बी प्रेरणा, नंबर सी रुचि या नंबर डी विषय वस्तु का स्वरूप। इनमें से सही आंसर बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु का स्वरूप। अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, व्यक्तित्वता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारण हैं। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु का स्वरूप। बाकी अधिगम की इच्छा होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए और रुचि भी होनी चाहिए। ये तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य या मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए, सहायता परक व्यवहार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं: मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहायता परक व्यवहार। बाकी तीनों आपके प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति और आक्रामकता की आवश्यकता, ये सामाजिक मूल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास का नियम या ऑप्शन नंबर सी प्रभाव का नियम या ऑप्शन नंबर डी तत्परता का नियम। इनमें से अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने
अधिगम के दो तरह के नियम दिए, प्राथमिक और गौण नियम। तो प्राथमिक नियम है आपके 3, जिसको हम टीपीए के नाम से जानते हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। और आपका गौण नियम है जो 5 हैं, वो इस प्रकार हैं: बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, या सादृश्य का नियम, या साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो आपसे पूछा है कि प्राथमिक नियम मुख्य नियमों में से कौन सा शामिल नहीं है, तो ऊपर वाला साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम आपका गौण नियम है, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं है। प्राथमिक नियम में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम है। इसको याद करने की ट्रिक है टीपीए। क्वेश्चन नंबर 22, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए तर्क, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा। तो बताना है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो ये बल देता है व्यवहार के अनुकूलन पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, या नैमित्तिक अनुबंधन, या प्राचीन अनुबंधन, या चिन्ह अनुबंधन। तो आपको बताना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्वलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या ऑप्शन नंबर सी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या ऑप्शन नंबर डी अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। आपको बतानी है कि अधिगम की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो इनमें से अधिगम की विशेषता नहीं है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: अधिगम अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम क्रियाशील है। अतः अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। वैसे भी अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है सीखना, और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका अवलोकन अगर करना है, उसका टेस्ट करना है कि हम क्या सीखे हैं, तो हम उसको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते या प्रत्यक्ष रूप से उसका टेस्ट नहीं ले सकते। उसका टेस्ट लेने के लिए हमें उससे कुछ पूछना पड़ेगा, तब वो बताएगा, तब हमें पता चलेगा कि उसने क्या सीखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से अधिगम का पठार का कारण नहीं है: प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, या ज्ञान की सीमा। इनमें से अधिगम के पठार का कारण नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग। अधिगम के पठार के कारण होते हैं प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, लेकिन विद्यालय का असहयोग, इससे अधिगम का पठार का कोई संबंध नहीं है। सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम
उन्नति को प्रदर्शित करता है यानी कि नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम के पठार कहलाते हैं। अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा, ये सभी अधिगम के पठार के कारण हो सकते हैं। इसमें विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग और शारीरिक सीमा। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किन के द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रोनबेक। ये आपका प्रश्न सी टेट में और यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, कई बार। आप पुराने पेपर को उठा के देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा गेट्स व अन्य। तो ये गेट्स व अन्य की परिभाषा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, आपको सही आंसर बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गेट्स व अन्य की परिभाषा है ये। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, जिसे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का परीक्षण। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, युंग के द्वारा। युंग ने व्यक्तित्व के 3 वर्गों में विभाजित किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो किसने किया? युंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, युंग के द्वारा। युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, जिसे नंबर 1 अंतर्मुखी, नंबर 2 बहिर्मुखी और नंबर 3 उभयमुखी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नंबर 1 आर्थिक तत्व, नंबर 2 सामाजिक परिवेश जन्य तत्व और नंबर 3 शारीरिक तत्व और नंबर 4 वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेश जन तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अपना सी टेट या टेट पास कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AV एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो आपको बताना है निम्न में से शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनियमित विकास का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है अनियमित विकास का नियम। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी होती है तथा अनियमित होती है। सहसावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है,
सबसे ज़्यादा किस में होता है? सहसावस्था में तीव्रतम गति से। उसके बाद फिर किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। सहसावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है एवं निकट से दूर की ओर होता है। ठीक है, तो सहसावस्था में शारीरिक विकास में परिवर्तन तीव्रता गति से होता है और किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में परिवर्तन यह धीमी गति से होता है। इससे भी कई बार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस अवस्था में जो है आपका शारीरिक विकास धीमी गति से होता है और किस अवस्था में तीव्रतम गति से होता है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा किस में कि आपको सही आंसर क्या लगाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सीटेट परीक्षा से संबंधित नोट्स और पेडागोजी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एवी एग्जाम गुरुजी को ज्वाइन करें। सीटेट पास करना अब होगा और भी आसान। हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट की निःशुल्क क्लासेस। रेगुलर क्लासेस प्राप्त करने के लिए और सीटेट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल एवी एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।